नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नेता के जीवन में सबसे कठिन दौर वो होता है जब उस पर आरोप लगाए जाते हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार का आरोप हो, चाहे शोषण का आरोप हो। लेकिन शोषण का आरोप जब लगता है तो मामला महिला आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। और अगर वो मामला सच साबित हो जाए तो नेता की कुर्सी भी जा सकती है। और सिर्फ कुर्सी ही नहीं, कह सकते हैं कि उसका पूरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, आज के दौर की बात करें तो इसी तरीके की परिस्थितियां या कहें कि तूफान चंद्रशेखर आजाद के जीवन में आया हुआ है। रोहिणी घावरी एक के बाद एक तमाम ऐसे आरोप लगा रही हैं। 3 जून से लगातार ऐसे ट्वीट्स कर रही हैं जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद की गरिमा पर, उनके आत्मसम्मान पर एक तीखा हमला किया है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से अपने जीवन में बढ़त बनाई है, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे फिर वो मुस्लिम पक्ष का समर्थन हो, लगातार उन्हें जन समर्थन प्राप्त हुआ है। और वो 2024 में नगीना से लगभग 1 लाख वोटों से जीत जाते हैं और सांसद चुने जाते हैं। लेकिन जो रोहिणी घावरी आज आरोप लगा रही हैं, क्या वो आरोप सच हैं या फिर वो खुद ही अपने जाल में फंस चुकी हैं? इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बात व्हाट्सएप चैट से शुरू हुई थी। सबसे पहले रोहिणी घावरी व्हाट्सएप चैट लीक करती हैं, उसके बाद वीडियो कॉल्स जो कि प्राइवेट, बेहद प्राइवेट होती हैं, वो भी लीक करनी स्टार्ट कर दी है। हाल ही में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की रोते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि ये सच में चंद्रशेखर आजाद की ही फोटो है या फिर ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि आज जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है। लेकिन हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि अगर रोहिणी घावरी झूठ बोल रही है और अगर वो कोर्ट में जाती है तो उन्हें किन सवालों का जवाब देना होगा और किस तरीके से उनके झूठ का पर्दाफाश उन्हीं के सवालों में छुपा हुआ है। 5 ऐसे सवाल लेकर आया हूं जिनसे साबित हो जाएगा कि रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उनका पूरा करियर तबाह करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहला आरोप दोस्तों ये लगाया रोहिणी घावरी ने कि उनको पता नहीं था कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा है। उनकी शादी हो चुकी है, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनको नहीं मालूम था। उनको मालूम नहीं था और इसी वजह से वो इमोशनल ब्लैकमेल में फंसकर उनके झांसे में आ गई। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद उन्हें शादी करने का वादा करते हैं, शादी करने का वादा करते हैं और अब रोहिणी घावरी उन पर शोषण का आरोप लगा रही है। स्विट्जरलैंड से पीएचडी की पढ़ाई कर रही मिस रोहिणी घावरी को ये तो मालूम होगा कि 2022 में चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें तकरीबन 7,000 वोट ही हासिल हुए थे। काफी बुरी तरह से हारे थे वहां पर। लेकिन जब कोई व्यक्ति सांसद का या फिर किसी नेता का इलेक्शन लड़ता है, चुनाव लड़ता है, तो उसका पूरा ब्यौरा पब्लिक डोमेन में आ जाता है। चाहे वो संपत्ति का हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ का हो कि उनके कितने बच्चे हैं, उनकी पत्नी है कि नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होती है। लेकिन अगर वो उपलब्ध थी तो रोहिणी घावरी को ये पता होना चाहिए था कि वो शादीशुदा है, वो पता कर सकती थी। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति प्यार में होता है ना, तो वो जासूसी नहीं करता। उसके तो दिमाग में भी नहीं आता कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की जासूसी करनी है। लेकिन रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आजाद की कॉल रिकॉर्डिंग्स हों, चाहे फिर वीडियो कॉल्स हों, उनको अपने पास सेव कर रही थी, अपने पास जमा कर रही थी। क्यों जमा कर रही थी, उनका पर्पज क्या था, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर प्यार में आदमी होता है जिस पर हमें एतबार होता है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिस पर हमें पूरा यकीन होता है, उस व्यक्ति की जासूसी, उस व्यक्ति की कॉल रिकॉर्डिंग्स, वीडियो कॉल्स को सेव करना शक की निशानी होती है। और जहां पर शक होता है वहां पर कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं होता। तो ये सवाल खड़ा होगा कि क्या रोहिणी घावरी किसी मिशन पर थी, और अगर वो मिशन पर थी तो किसके मिशन पर थी? क्या वो एजेंट हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, या फिर बीएसपी के एजेंट हैं? इस बात पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो के आखिर में। सबसे पहले जो मुद्दा हमने उठा रखा है
रोहिणी घावरी के 5 झूठ में से तीसरा झूठ दोस्तों, वो कह रही हैं कि 2017 से उन पर 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन वो फिर भी आज तक जेल नहीं गए। हालाँकि वो जेल जा चुके हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि वो जेल नहीं गए। जेल गए थे वो सहारनपुर के मामले में गए थे, किसी मुकदमे के मामले में नहीं गए थे। वो आंदोलन कर रहे थे और उसके बाद उनको जेल भेजा गया था। वहीं से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी थी, लोगों में उनकी चर्चा होने लगी थी। लेकिन जो रोहिणी घावरी कह रही हैं कि 40 से ज़्यादा मुकदमे उनके ऊपर 2017 से थे और वो कभी जेल नहीं गए। तो दोस्तों, अगर उन्हें ये बात मालूम थी, तो एक पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी, दूसरी तरफ एलएलबी पास चंद्रशेखर आजाद, जिस पर 40 से ज्यादा मुकदमे 2017 में दर्ज थे, तो 2021 में रोहिणी घावरी उनके साथ रिलेशन में क्यों आती है? उनके साथ मोहब्बत में क्यों फंस जाती हैं? वो तो एक क्रिमिनल थे, 40 से ज्यादा केस थे उनके ऊपर। कोई समझदार, कोई पीएचडी ग्रेजुएट लड़की अगर इस तरीके से झांसे में फंसी, तो फिर जो लड़की अशिक्षित हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनको तो बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। और लगातार रोहिणी घावरी कह रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने और भी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया, उनके साथ भी यौन उत्पीड़न किया। ऐसे गंभीर मामले, ऐसे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो फिर वो लड़कियाँ जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, वो अब तक सामने क्यों नहीं आई? और क्या कल अगर कोर्ट में केस जाता है, दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिए, कल अगर कोर्ट में केस जाता है, तो क्या वो लड़कियाँ कोर्ट में आकर चंद्रशेखर के खिलाफ गवाही देंगी? अभी तक तो कोई सामने आई नहीं है। लगातार रोहिणी घावरी अपने बयान भी बदलती रहती हैं। पहले वो कह रही थी कि मैं उन्हें सांसद पद की तैयारी करवाती थी कि कैसे आपको स्पीच देनी है। उसके बाद वो कहती हैं दूसरे ट्वीट में कि मैं उनको प्रधानमंत्री पद की तैयारी करवा रही थी, उसके लिए तैयारी करवा रही थी। सारी तैयारी मैं करती थी कि उनको कहाँ भाषण देना है, क्या भाषण देना है, उनके भाषण तक मैं लिखा करती थी। ये रोहिणी घावरी के आरोप हैं। तो खुद ही एक विरोधाभास, एक कॉन्ट्राडिक्शन इनके बयानों में नजर आता रहता है। अगर आप ध्यान से बारीकी से समझेंगे चौथा आरोप, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 2022 में गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव हारने के बाद 2024 में मुस्लिम पक्ष और दलित वोट चंद्रशेखर आजाद को हासिल होते हैं। काफी अच्छा जन समर्थन मिलता है और उसके बाद वो नगीना से सांसद चुनकर आते हैं। उस दौरान भी रोहिणी घावरी आती हैं, उनके ऊपर आरोप लगाती हैं और जब वो जीत जाते हैं तो उनको बधाई भी देती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं और पूरे 1 साल के बाद फिर से आरोप लगाने के लिए वापस आती हैं। तो दोस्तों, जो ये टाइम था, एक दौर था 1 साल का, 2024 के चुनाव और 2025 जब इन्होंने आरोप लगाने शुरू किए 3 जून से, ट्वीट्स करने शुरू शुरू किए, तो इस दौरान जो ये समय था, इस समय में रोहिणी घावरी क्या कर रही थी? वो कोर्ट क्यों नहीं पहुंची? उन्होंने कोर्ट में अपनी याचिका दायर क्यों नहीं की? जब मामला इतनी सारी लड़कियों का है, अब मामला सिर्फ उनका नहीं है। वो कह रही हैं कि उन्होंने और भी लड़कियों के साथ शोषण किया है। जब मामला कई सारी लड़कियों का है, तो इसमें देरी क्यों की गई? क्या वो इंतजार कर रही थी कि और भी लड़कियों का शोषण होता रहे, या फिर वजह कोई और थी? किसी और गहरी साजिश की तैयारी हो रही थी? क्या रोहिणी घावरी बीजेपी की एजेंट है? और अगर बीजेपी की एजेंट है, तो आखिर बीजेपी उन्हें क्यों प्लांट करेगी? बीजेपी का मकसद क्या हो सकता है? दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को मुस्लिम पक्ष और दलित वोट्स हासिल हुए और वो चुनकर सांसद बन के गए, और अब जिस तरीके से उनको समर्थन मिल रहा है, इससे ये तय है कि आने वाले वक्त में 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के लिए एक बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। वो उत्तर प्रदेश में सीएम पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिए। जी हाँ, सीएम पद के दावेदार भी हो सकते हैं और एक दलित सीएम उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर, ये मनुवादी मानसिकता, स्वर्ण मानसिकता वाले लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यूपी की सीएम की कुर्सी पर कोई दलित सीएम बैठे। ये स्वर्ण लोग, मनुवादी मानसिकता वाले लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए दलित वोटों का और मुस्लिम वोटों का बिखराव होना ज़रूरी था। और बिखराव किस तरीके से हो सकता था, ये भी आपको समझना पड़ेगा। मायावती हैं, वो भी दलित लीडर हैं। चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वो भी दलित लीडर हैं। दोनों की अलग-अलग पार्टियाँ हैं, अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं। तो अगर कुछ वोट्स दलितों के और मुस्लिमों के मायावती जी के पाले में चले जाएं और कुछ वोट्स चंद्रशेखर आज़ाद के पाले में रह जाएं और कुल मिलाकर इन वोटों का बिखराव हो जाए, चैनलाइज़ हो जाए वोट्स, क्योंकि बीजेपी जो है वो तो हिंदुत्व की राजनीति करती है और उस आधार पर उन्हें कुछ लोगों का वोट पूरे तरीके से हासिल है। उनके जो वोट बैंक है वो फिक्स है। लेकिन समस्या तब पैदा हो जाती है जब उस वोट बैंक से ज्यादा दूसरा वोट बैंक बन जाता है। और अगर दूसरा वोट बैंक ज्यादा हो जाता है तो ये जो बीजेपी है इनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए ज्यादा वोट बैंक को स्प्लिट कर दो, चैनलाइज कर दो, अलग अलग जगहों पर बांट दो। और अगर ऐसा हो पाया तो फिर से दलितों को शिकस्त देना आसान हो जाएगा। इसीलिए दलितों का जो बिखराव है वो काफी महंगा साबित हो सकता है। और इसीलिए जरूरी हो चला है दोस्तों कि सभी दलित लीडर्स, चाहे फिर वो मायावती हो, चाहे फिर वो जनता दल हो, मौर्य जी हो गए, या फिर वो चंद्रशेखर हो, इन सबको मिलकर एक साथ, एक ताकत के साथ मैदान में उतरना चाहिए। तभी वो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, वरना वही होगा जो होता रहा है। दलित सीएम उत्तर प्रदेश को मिल नहीं पाएगा। और अगर वो बीएसपी की एजेंट है, दूसरा पॉइंट, बड़ा पॉइंट, अगर रोहिणी घावरी मायावती जी की एजेंट है तो क्या मकसद हो सकता है उनका। तो दोस्तों इससे पहले ये समझिए कि मायावती जी का जिस तरीके से डाउनफॉल हुआ है पिछले कुछ समय में, दलित वोट यहां से निकलकर और चंद्रशेखर के पाले में शिफ्ट हुए हैं, खासकर जो पश्चिमी यूपी है वहां की अगर बात करें तो साथ साथ उन्हें मुस्लिम्स का भी संरक्षण प्राप्त हुआ, उनका भी साथ मिला और इसी वजह से वो नगीना से सांसद चुन पाए। लगभग 1 लाख वोटों से वो जीते और उसके बाद वो सांसद बने नगीना से। और उसके बाद जिस तरीके से उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, हर एक वीडियो पे आप व्यूज देखिए, चंद्रशेखर हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं। और इसीलिए भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से समाज में अपनी पहचान बना रहे हैं, उससे गिरती हुई राजनीति को कोई ठहराव नहीं मिल रहा है जो बीएसपी की है। मायावती जी डाउनफॉल पर हैं, अपने ऐतिहासिक डाउनफॉल पर हैं और पार्टी को बचाने के लिए दलित वोटों को अपनी तरफ खींचना जरूरी है। अभी रोहिणी घावरी जी ने बयान दिया था कि आकाश आनंद चंद्रशेखर से ज्यादा हैंडसम है, चार्मिंग है, एनर्जेटिक हैं, लेकिन उन पर कोई शोषण का आरोप आज तक नहीं लगा। उन्होंने मायावती जी की भी तारीफ की कि वो हमारी नेता हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ जो ये ट्वीट कर रही हैं, उनका जो साथ दे रही हैं, उससे जो जन समर्थन है, वो पब्लिक सेंटिमेंट है, वो चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट होगा, वो मायावती जी की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप खुलकर उनका साथ दे रही हैं। अगर आप उनकी एजेंट भी हैं तो भी आपको खुलकर उनका साथ नहीं देना चाहिए था, इससे लोग साफ तौर पर समझ जाएंगे। लेकिन हो सकता है दोस्तों ये बीजेपी की भी चाल हो कि वो मायावती की तरफ बोलें और चंद्रशेखर के खिलाफ बोलें, ताकि लोगों को लगे कि ये बीएसपी के एजेंट हैं, वहां से भी वोट कटे और यहां से भी वोट कटे। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में रोहिणी घावरी हैं, वही सच जानती हैं कि वो किन की तरफ से खेल रही हैं। हालांकि दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि उनका आपसे रिलेशन नहीं हो सकता है, इतिहास सबका होता है, अतीत सबका होता है, और हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के बीच में कुछ रिलेशन रहा हो। लेकिन उस रिलेशन को इस तरीके से पब्लिक में लाना, उसका मजाक बनाना, एक सांसद के तौर पर जिनसे आप मोहब्बत करती थी वो आज नेता हैं, लोगों का समर्थन उनको हासिल है और आप उन्हें उस पायदान से गिराना चाहती हैं। दूसरी तरफ आप ये भी कहती हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते थे। अगर वो शादी करना चाहते थे तो पीछे कौन हट रहा है? इसका जवाब आपको देना चाहिए, सबके सामने आकर देना चाहिए। आप ट्वीट्स पर ट्वीट्स कर रही हैं, लेकिन अब तक आप कोर्ट में नहीं पहुंची। आप कोर्ट में पहुंचकर अपने मामले को सुलझा सकती थी। हो सकता है चंद्रशेखर और आप, अगर आपका रिलेशन रहा हो, मोहब्बत सच्ची हो, तो आपकी शादी भी हो जाए। पब्लिक में इस तरीके से अपने मुद्दे को उछालना जो कि प्राइवेट होता है, सोचिए जरा चंद्रशेखर आजाद के दिल पर क्या गुजर रही होगी अगर रोहिणी घावरी के आरोप सच हैं तो। जिनसे वो मोहब्बत करते थे, आज उन्हीं की मोहब्बत ने उन्हें बाजार में उछाल दिया।
बाकी आपका क्या सोचना है दोस्तों इस मुद्दे के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या बीएसपी की एजेंट हो सकती हैं या फिर बीजेपी की एजेंट हैं या फिर रोहिणी घावरी सच बोल रही हैं कि वो चंद्रशेखर के साथ रिलेशन में थी? आपका क्या सोचना है कमेंट्स में ज़रूर बताएँ।